the zeros of the polynomial find the zeros of the polynomial x square plus 1 upon 6x minus 2 zeros of the polynomial x square plus 1 upon 6x minus 2 and verify the relation between the coefficients between the coefficients and zeros of the polynomial. Coefficients and zeros of the polynomial. ठीक है. Find the relationship between the coefficients and zeros of the polynomial. तो यहाँ पर जब भी कभी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे को दे रखा होगा तो मुझे उसे कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से. तो यहाँ आप लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल fx is equal to x square. अगर x square अकेला लिखा हुआ है तो समझ जाइए उसके साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो 1x square प्लस 1 upon 6x minus 2. कंपेयर इट विद, इसको आपको एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करना है. स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c. तो इसका मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर a, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a इज इक्वल टू हो गया 1. इधर x का कोफिशिएंट क्या है b और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1/6, तो b इज इक्वल टू 1/6. इधर कांस्टेंट टर्म है c और इधर कांस्टेंट टर्म है -2, तो c इज इक्वल टू -2. ये हो गया. ठीक है, a b और c की वैल्यू आ गई. अब वो उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो जब पॉलिनोमियल दे रखा होता है तो उसके जीरोस कैसे निकालते हैं? fx को 0 के बराबर रख देते हैं. तो यहाँ आप कहेंगे लेट अस पुट fx इज इक्वल टू 0. fx क्या है? x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो आपको क्या करना है? इनका इनका आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है. मिड टर्म स्प्लिटिंग तो देखिए हो नहीं पाएगी क्योंकि 1/6 है. तो 1/6 को आप कैसे स्प्लिट करोगे? फ्रैक्शन को स्प्लिट करने में हमें तो प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा? ये x स्क्वायर है तो लिख दो x स्क्वायर अपॉन 1, ये -2 है तो लिख दो -2/1. तो 1 6 और 1 का एलसीएम ले लोगे, क्या आएगा बताओ? 6 आ गया. चलिए जी 6 आ गया. तो 1 6 is 6 into x square 6x square 6x square. फिर बीच में प्लस का साइन और इसके डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 6 है, तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा 1x. ठीक है, तो न्यूमरेटर एज इट इज 1x. फिर 1 6 is 6 into -2 -12. एलसीएम लेने का एक फ़ायदा हो गया कि एक तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो टर्म्स आ गई थोड़ी प्रॉपर आ गई. ठीक है, ये सबसे बड़ा कलाकार मेरे को आज पता चला और सबसे ज़्यादा जवाब भी यही दिया था. यहाँ ऐसे ऐसे होता है. 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 12. आप तो कर लो, कोई जरूरी घर से तो नहीं था फोन. ऐसा दोस्त था. चलिए, तो अब ना ये जो 6 है डिनोमिनेटर में, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 6 0 0 हो गया तो खत्म हो गया.
अब क्या बचता है 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 12। तो हम क्या करेंगे, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6 और इधर कांस्टेंट टर्म है माइनस 12, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 72। अब जरा सोचो, ये जो बीच में 1x है इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है। 9 माइनस 8 क्योंकि 9 8 का क्या होता है 72, ठीक है। मुझे चाहिए माइनस का 72, तो क्या करूँगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखो 9x माइनस 8x करेंगे तो प्लस का 1x आएगा और 9 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 72 आ जाएगा। समझ गए, ठीक है। अच्छा, अगर बीच में माइनस 1x होता तो फिर मैं इसको क्या लिखता, माइनस 9 प्लस 8। माइनस 9 प्लस 8 करते तो माइनस 1x आ जाता और माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई प्लस का 8 माइनस का 72 आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी कौन सी है। समझ गए, बोलो। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में बताना क्या कॉमन आ रहा है, 3x बिल्कुल सही। तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 और x स्क्वायर में से x निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा x, बीच में प्लस का साइन, ये x आपने कॉमन ले लिया और 3 3 ज़ा 9। अब जरा देखो कि मुझे अब जो ये दो टर्म्स हैं इनमें से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बच जाए, तो -4 तो मैंने यहाँ ले लिया -4 कॉमन, तो इधर बचेगा 2x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स बचे, 3x इंटू 2x प्लस 3 -4 इंटू 2x प्लस 3, दोनों में 2x प्लस 3 आ रहा है। 2x प्लस 3 को निकालो कॉमन, 2x प्लस 3 को कॉमन निकाला तो इधर क्या बचा 3x माइनस, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया 2x इज इक्वल टू -3 और 3x इज इक्वल टू प्लस का 4। अब इस 2 को नीचे ले जाओ, तो x इज इक्वल टू -3/2 और x इज इक्वल टू 4/3। तो ये जो दो वैल्यूज आती हैं ना x की, सॉल्व करने के बाद फैक्टराइजेशन के बाद ये जो दो वैल्यूज आती हैं इन्हीं को हम जीरोस बोल देते हैं और एक को बोल देंगे अल्फा और दूसरे को बोल देंगे बीटा, ठीक है। Therefore, alpha is equal to -3/2, बीटा इज इक्वल टू 4/3। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमको करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में वही दो फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है -3/2 प्लस बीटा क्या है 4/3। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6। तो 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू -3 क्या हो गया -9 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 4 क्या हो गया प्लस का 8, -9 प्लस 8 क्या हो गया बेटा -1/6। तो ये तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड पहले फॉर्मूले का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a का फर्स्ट फॉर्मूले का। उसके बाद RHS क्या है माइनस का b/a, ठीक, माइनस का b/a। अब b कितना है, b है 1/6, तो माइनस का 1/6 अपॉन में a कितना है, a है 1। अच्छा, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसा का वैसे ही रहता है। तो ये -1/6 ही रहेगा। तो ये आ गया माइनस का 1/6। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। इसके बाद ये हमारा पहला रिलेशन था। इसके बाद दूसरा रिलेशन देखिए, दूसरा रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/n। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा इंटू बीटा, तो -3/2
-3/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा कितना है प्लस का 4/3, 3 से 3 कट गया, 2 1 2 2 2 4। डिनोमिनेटर में तो 1 बचा और न्यूमरेटर में क्या बचा -2। तो ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड, RHS is C/A, ठीक है। अब C देखिए, C है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था इसमें -2 -2। -2/1। इसका मतलब -2 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड भी -2 आ गया और राइट हैंड साइड भी -2 आ गया। आंसर वेरीफाइड। उसके बाद ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए जिसमें हमारे पास क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होता है और हमसे ये कहा जाता है कि आप इसके ज़ीरोज़ निकालिए। ज़ीरोज़ निकालने के बाद हमसे ये कहा जाता है कि आप जो इसका कोफिशिएंट्स हैं और ज़ीरोज़ हैं उनके बीच का जो रिलेशन है उसको आप वेरीफाई करिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत हो गए, तो एक टाइप हो गई, एक क्वेश्चंस की एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि आपको पहले से ज़ीरोज़ दे देंगे और ये कहेंगे कि आप पॉलिनोमियल बताइए, पॉलिनोमियल का क्या होगा, मतलब उल्टा। यहाँ पर क्या था कि पॉलिनोमियल दे दिया था और ये कहते थे जैसे ये पॉलिनोमियल बन गया था और ये कहा कि आप इसके ज़ीरोज़ बताइए, तो इसके ज़ीरोज़ हम निकालते थे। अब उल्टा होगा कि ज़ीरोज़ दे रखे होंगे और पूछेंगे पॉलिनोमियल बताओ, पॉलिनोमियल क्या होगा। तो सर वो लग जाएंगे जो वेरीफाइड करते हैं। हाँ, जिससे ये- हो जाएगा B और C निकल जाएंगे सारा, उससे X लगाना पड़ेगा बस। एक्स लगाना पड़ेगा। नोट करिए, हेडिंग डालें हाउ टू फाइंड द पॉलिनोमियल when how to find the polynomial when its zeros are given. How to find the polynomial when its zeros are given. तो आप ये कहेंगे if alpha and beta are the zeros of a polynomial fx, then fx is given as, तो fx किस तरीके से बनाएंगे हम, पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। आप लिखेंगे fx इज इक्वल टू k, k क्या है, कोई भी कांस्टेंट, k ब्रैकेट में लिखिएगा x स्क्वायर माइनस एक और ब्रैकेट लगाएं, यहाँ लिखें सम ऑफ जीरोज, सर के का मतलब क्या हुआ? कोई भी कांस्टेंट मैं बताता हूँ। x पहले लिख लो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पॉलिनोमियल बनाना होगा और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में लिखें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आपको ये मेथड लगाना है तो सीधे सीधे आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखें वेयर के इज एनी कांस्टेंट, यहाँ पर k क्या होगा, k होगा कोई भी कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट आपकी मर्जी है, आप उसको 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जब कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर मैं कहता हूँ कि भाई उसको आप k ले लो, बस k लिख कर छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा कि जैसे यहाँ पर मैंने अभी एग्जांपल नंबर 6 करा था, 7 में अभी छोड़ रहा हूँ, 10-15 मिनट बाद कराऊँगा, पहले 7 के आगे के करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 नोट करें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच। अभी क्या है, हर एक क्वेश्चन में एक ही रटा रटा क्वेश्चन था, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब अलग है क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 8 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद कितने टॉपिक्स बचे इसमें? क्यूबिक बचेगा बस, वो भी तब जब आप कहोगे कि कराना है, बताएगा क्या? क्योंकि कुछ स्कूल्स में बताया था ना बच्चों को शायद करवाया नहीं था क्यूबिक। तुम्हारे में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ रहा है और एग्जाम कब है? हाँ? 13 में फिर तो व्हाट कर ही लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड अ quadratic polynomial with the given numbers as the sum and product of its zeros Respectively. इसमें से k हटा तो x प्लस a और x प्लस b वाले प्रॉपर्टी जैसा नहीं है? हाँ। फर्स्ट है 1/4 कॉमा -1। 1/4 कॉमा -1। तो ये जो नंबर दे रखे हैं ना, ये नंबर हमको इन्होंने क्या दिया, क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स। तो गिवन नंबर्स कौन से हैं? 1/4 और -1 विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो पहले मुझे दे रखा है 1/4, ये क्या है? ये जीरोस का सम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है। और ये जो बाद में दे रखा है, ये प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब ये जीरोस का प्रोडक्ट है, मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, ये दे रखा है। देयरफॉर पॉलिनोमियल fx polynomial fx can be formed as fx is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. fx is equal to k into x square minus alpha plus beta कितना दे रखा है? 1/4। तो alpha plus beta की जगह लिख दो 1/4 into x plus alpha beta कितना? -1। तो fx is equal to x square minus 1/4 x और प्लस माइनस क्या हो गया? -1। बस हो गया। ये करना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू डाल दी और अल्फा बीटा की जगह वैल्यू डाल दी। सर k की वैल्यू 4 लेके अपॉन में 4 ट्रांसफॉर्म कर। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। k की वैल्यू आप 4 ले लो और इसका पूरे का अंदर वाले का एलसीएम ले लो। जब एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 4x² - 1x - 4, 4 से 4 कट जाएगा, वो भी ठीक है। k की वैल्यू 8 ले लो तो 4 2 8 हो जाएगा, सबसे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और उसको सिंप्लीफाई करके और भी आराम से, छोड़ सकते हैं। तभी तो कह रहे हैं ऐसे। फायदा क्या है? चलिए, तो सेकंड देखिएगा। सेकंड है √2, 1/3। सर इसमें भी यही सेम स्टेप यूज कर लेते हैं।
1/3, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं कुछ टफ चीज़ें करवाने वाला हूँ। सर आपने टिप्स में दिया पहले चैप्टर क्या? सर ट्रिग्नोमेट्री के पेपर में दिया पहले चैप्टर कहा था लोगे चलो लेंगे जल्दी, बस क्या बताऊँ। चलिए जी, तो हमारे पास जो पहले जो टर्म दे रखी है वो तो हो गया सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर पॉलिनोमियल fx can be formed as fx is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. सर ऐसा आपने हमें यहाँ पे सम में प्रोडक्ट दिया है, अगर सिर्फ और अल्फा बीटा या तब में निकल सकता है ना? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/3। अब इसमें भी करा जा सकता है कि एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, के को 3 मान लो, ठीक है, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो बस, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब ये सेकंड पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट के बाद में थर्ड पार्ट देखें। हाँ सर इसमें 2 का सॉल्व ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं है ना, आ गया आपका ax² + bx + c की फॉर्म का हाथ हो गया, तो कोई जरूरत नहीं है, बस इतना करके छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा थर्ड पार्ट में दे रखा है 0, √5, 0, √5, तो गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5, तो पॉलिनोमियल fx can be formed as fx is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, ठीक है। तो fx is equal to k into x square minus alpha plus beta दे रखा है 0 minus 0x plus alpha beta दे रखा है √5, ठीक। अब ये 0x लिखने की तो कोई ज़रूरत होती नहीं, 0x का मतलब क्या है, 0 है, तो fx is equal to क्या हो गया, k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो गया, ठीक। चलिए जी, एग्जाम्पल 8 के यही 3 पार्ट थे, ये एग्जाम्पल 8 जो है एनसीईआरटी का था। Example 9. Example 9. Find a quadratic polynomial find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are √2 and -3/2 respectively.
√2 and -3/2 respectively. Full stop. Also find its zeros. Also find its zeros. इसके जीरोस का कन्वर्जन 2 एंड माइनस ये अपन नहीं, ये दे रखा बेटा सम है √2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और ये प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। वो कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा अलग अलग बताइए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल बना लीजिए। यहाँ पर क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2 ये दे रखा है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल fx can be polynomial fx can be formed as polynomial fx can be formed as fx is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। ये हो गया। तो fx is equal to k into x square minus alpha plus beta क्या है बेटा, √2 into x plus alpha beta क्या है, माइनस का 3/2। fx is equal to k into x square minus √2x plus माइनस का 3/2। ये तो पॉलिनोमियल बन गया, इन्होंने पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला था। फिर वो कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। मुझे इसके जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, जो पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख देते थे। ठीक है, तो मुझे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, टू फाइंड इट्स जीरोस, टू फाइंड इट्स जीरोस लेट अस पुट find its zeros, let us put fx is equal to 0। fx को 0 के बराबर रख दिया। तो k into x square minus √2x minus 3/2 is equal to 0। तो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दिया। पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखा, तो अब जब मैं इसके रूट्स निकालना चाहूँगा तो मुझे ये ऐसा फ्रैक्शन में कोई टर्म आए उससे दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये √2x/1 बोल दो, x²/1 बोल दो। तो 1 1 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। ये k है और इधर एलसीएम आ गया 2। 1 2 ज़ा 2, 2 into x² 2x², 1 2 ज़ा 2, 2 into -√2 माइनस 2√2x, और इधर तो 2 है तो ऊपर -3 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो k है ये कांस्टेंट यहाँ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 0/k, और ये 2 यहाँ पर डिवाइड में, ये इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 बना देगा। तो ये जो k है ये भी इधर जाकर 0, और ये जो 2 है ये भी इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0। तो कुल मिलाकर क्या बचा, 2x² minus 2√2x -3 इज इक्वल टू 0। अभी बताता हूँ, दिक्कत का सॉल्यूशन करते हैं अभी। तो अब क्या करना है, ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। ठीक है,
तो अब आप ये देखिएगा कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और इधर कांस्टेंट टर्म है -3, तो मैं 2 और -3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमने 2 और -3 को मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट आ गया -6। अब क्या होता है कि हम मुझे बीच वाले टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -2√2 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन है -6 के बराबर। प्रॉब्लम सबसे बड़ी तब आती है रूट वाली टर्म इधर दे रखी हो, इधर दे रखी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब बीच में दे रखी होती है √2 वाली टर्म, रूट वाली कोई भी टर्म, तो हमें क्या करना होता है, जब मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे ना, तो दोनों टर्म्स में वो रूट वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये इधर √2 आ रहा है, तो मैं दो टर्म्स में इसको स्प्लिट करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे लिख लूँगा √2 इधर और √2 इधर। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि भाई यहाँ इसको 1√2 मान लिया और इसको 1√2 मान लिया और बीच में लगा दिया प्लस, तो 1√2 प्लस 1√2, अगर मैं सीधा 1√2 और 1√2 को भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि नंबर वाला टर्म देखो, सिर्फ नंबर वाला टर्म 1 × 1 क्या हो गया 1 और √2 × √2 क्या हो गया 2, 2 × 1 2 आ जाएगा। ठीक, ये रूल है कि अगर बीच वाली जो टर्म है, जो मिड टर्म है, अगर उसमें रूट वाली टर्म दे रखी है तो जब उसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों में रूट वाली टर्म्स आनी चाहिए, दोनों में। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर -2√2 आ जाए, तो देखो, और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 6 के बराबर। तो जब अगर मैं 1√2 भी करता हूँ, सिंपल सबसे छोटा टर्म यही है, 1√2 और 1√2 दोनों टर्म्स में √2 आना चाहिए, तो सबसे छोटा टर्म क्या हो गया 1√2। तो अगर मैं इनको ऐसे भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा 2 तो आएगा ही आएगा। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि -6 आ जाए, -3। ठीक है, तो आपको कैसे भी करके -3 बनाना है, -3 बनाना है, तो आप क्या करो, आप यहाँ लगा दो -3 और यहाँ लगा दो +1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, -3√2 और +1√2 क्या हो जाएगा -2√2। कैसे, ये जो √2 है इसको x की तरह मान लो, एक बार को सोचो कि x है, क्या है -3x + 1x क्या होता है -2x। समझ गए, तो वही काम है कि -3√2 + 1√2 क्या हो जाएगा -2√2, और दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा, तो -3 × 1 क्या हो जाएगा -3 × 1 -3 और √2 × √2 क्या हो गया 2 आ गया -6। समझ गए। अगर मुझे बीच में चाहिए होता -4√2 तो मैं क्या करता, मैं यहाँ माइनस लगा देता, क्योंकि -3√2 - 1√2 क्या बन जाता -4√2। ठीक है, और अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो भी हमारा +6 आता, लेकिन -3√2 × -1√2 तो ये आता +6। ठीक, लेकिन मुझे -6 चाहिए, तो -3√2 + 1√2 ऐसे करो। ठीक है, तो इसमें नया क्या है, मिड टर्म स्प्लिटिंग तो वही है पहले जैसी ही है। नया क्या है, नया इसमें ये है कि अगर बीच वाली टर्म में रूट वाला टर्म दे रखा है तो दोनों टर्म्स में रूट आएगा। समझ रहे हैं, पीछे समझ रहे हैं, दोनों टर्म्स में रूट आएगा। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, स्टार बनाकर लिख लेना, whenever the mid term contains an under root term, then both the splitted terms must contain the under root term, like -2√2 is equal to -3√2 + 1√2। जैसे -2√2 को मैंने -3√2 + 1√2 करा, समझ गए। तो दोनों में जब मिड टर्म में अंडर रूट वाला टर्म होगा, देन बोथ द स्प्लिटेड टर्म्स, स्प्लिट करने के बाद जो दोनों टर्म्स आएंगी उन दोनों टर्म्स में अंडर रूट वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, मस्ट का मतलब कंपलसरी है, होना ही चाहिए ऐसा। तो आप ये देखो क्या करेंगे, 2x² - 3√2x + 3√2x
प्लस 1 रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या गड़बड़ करते हैं कि मल्टीप्लाई करके जो -6 आया उस -6 को लिख देते हैं लास्ट में। नहीं, जो लास्ट की टर्म है वही आएगी यहाँ पर। वो हमको मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए करके देखना होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। वो मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए चेक करना होता है बस, ठीक है। अब जरा देखो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ जाएगा, बता दो जरा। और रूट 2, ये समझ में आ गया कि नहीं भाई? रूट 2 कॉमन आएगा, क्यों आएगा? ये सर रूट 2 होता है, ठीक है। तो आप ये देखो इधर रूट 2 दे रखा है, तो इस वाले 2 को मैं क्या कह सकता हूँ, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, ठीक है। तो ये है रूट 2 का स्क्वायर, तो हम रूट 2 कॉमन ले सकते हैं। रूट 2 कॉमन ले लिया, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है, तो दोनों में छोटी पावर क्या है, एक्स, तो हमने एक्स ले लिया कॉमन, तो रूट 2x हो गया। तो इधर क्या बचेगा, 2 में से रूट 2 निकाल लिया तो रूट 2 बचा, और एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाल लिया तो क्या बचा, एक्स। रूट 2x मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा, केवल -3, ठीक है। अब पहला टर्म मुझे चाहिए रूट 2x, ठीक। तो पहला टर्म तो वैसे ही रूट 2x आ रहा है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर 1 निकाल लोगे बस बात, ठीक है। तो आपने क्या करा, प्लस का 1 लिख दिया बाहर, तो ये हो गया रूट 2x माइनस 3 और इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है जी, चलो जी, तो आगे चलते हैं। अब ये दो टर्म्स आ गई, पहली टर्म में है रूट 2x माइनस 3, दूसरी टर्म में रूट 2x माइनस 3, तो रूट 2x माइनस 3 को बाहर निकाल दिया, ये हो गया रूट 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -3 को इधर ले जाओ, रूट 2x इज इक्वल टू 3 और प्लस 1 को उधर ले जाओ, -1, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 2 और यहाँ से x इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट 2। ऐसे मत छोड़ देना इसको, डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जब भी रूट वाली टर्म आती है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करेंगे इसको, क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 2, तो नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली यहाँ पर -1 अपॉन रूट 2, नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करिए और ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करो। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया, 2, ऊपर क्या आ गया, -1 रूट 2 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई, देयरफॉर zeros are alpha is equal to 3 root 2 upon 2 and beta is equal to -1 root 2 upon 2। ठीक है, जैसे -1 रूट 2 लिखा है, इसको ना ज़रूरी नहीं है कि आप -1 रूट 2 लिखें, इसको आप सीधा सीधा -√2 भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपका, याद रहेगा। अगर कहीं भी मिड टर्म में आपके पास रूट वाली टर्म आए तो जब उनको स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिटेड टर्म में दोनों में वो रूट वाली टर्म होनी चाहिए। जैसे यहाँ रूट 2 था तो दोनों टर्म्स में रूट 2 मिला, अगर रूट 3 होता तो दोनों टर्म्स में रूट 3 आता ही आता, इनको करना ही है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि भाई एक 10-15 मिनट बाद एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। एग्जाम्पल 6 के बाद 8 करा, 9 करा, अब जरा एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 नोट करो। If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, if alpha and beta are the
alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, fx is equal to x square minus px plus q, x square minus px plus q, comma, then find the values of first part है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सेकंड पार्ट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो आप ये देखिएगा कि ये मेरे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और वो आपसे कह रहे हैं कि दो वैल्यूज निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसके लिए एकदम से मन में ये आता है कि अल्फा, एक तो अल्फा पता चल जाए मेरे को, एक बीटा पता चल जाए, बस फिर काम हो जाएगा। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर कर दूंगा, बीटा का स्क्वायर कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। और यहाँ क्या करूँगा, अल्फा का रेसिप्रोकल कर दूंगा, बीटा का रेसिप्रोकल, दोनों को ऐड कर दूंगा, बस हो जाएगा। ठीक है, और कोई तरीका है? लिखिएगा, we know that पॉलिनोमियल पे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ वेरिएबल है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ कि कैसे करेंगे इसमें अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालना। सर बी और सी पी क्यू ले लें, बी और सी को पी क्यू ले लेंगे। ठीक है, फिर अल्फा और बीटा कैसे निकलेगा, अलग अलग बताओ। सर वो सॉल्यूशन लगा के पी वेरिएबल में आ जाएगा आंसर। चलो ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जरा देखते हैं क्या करना है। जैसे हम ये कहते हैं, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर कहेंगे गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, कंपेयर इट विद fx is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके साथ कंपेयर करना है। देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू तो हो गई 1, x का कोफिशिएंट b और इधर x का कोफिशिएंट माइनस p, तो b की वैल्यू हो गई माइनस p, b हो गया, b हो गया, c की वैल्यू क्या हो गई q। So alpha plus beta is equal to minus b upon a implies that alpha plus beta is equal to minus of minus p upon 1। मतलब alpha plus beta is equal to आ गया p, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा alpha into beta is equal to c upon a। अब c कितना है q, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू q, और a कितना है 1, तो अल्फा बीटा क्या आ गया q, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यूज दे रखी हैं, इसके लिए मुझे अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यूज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन में दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। बिल्कुल सही, ठीक है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को पलट कर लिख दो। आप लिखिएगा 2ab को दूसरा लेगा। we know that alpha square plus beta square plus 2 alpha beta is equal to alpha plus beta का होल स्क्वायर। सही है,
आइडेंटिटी है। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे नहीं पता, यही मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसको तो यही रहने दो। प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू। अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो अल्फा बीटा की जगह क्यू लिख दो यहाँ पर। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पी का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, पी स्क्वायर इधर था, प्लस का 2 क्यू उधर चला गया, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं, समझ गए। उसके बाद सेकंड पार्ट पर आते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सेकंड पार्ट देखते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू, भाई जब दोनों में डिनोमिनेटर में अल्फा और बीटा दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, तो इन दोनों का अलग अलग टर्म्स का जब एलसीएम लेना होता है तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने अल्फा और बीटा को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। अब नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और बीच का साइन एज इट इज। जब एलसीएम नहीं लिया जाता हमसे, तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, और बीच का साइन एज इट इज। अगर एलसीएम लेना कभी भूल जाओ तो ये कर देना। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, बीटा इंटू 1 बीटा और अल्फा इंटू 1 अल्फा। बताना भाई बीटा प्लस अल्फा क्या है, पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, क्यू। ये हो गया पी अपॉन क्यू। बस बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या है, पी, और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू क्या है, क्यू। हो गया। ठीक है, चलिए जी, तो आज इतना ही करिए, और बाकी आज आपको होमवर्क भेज दो, आज पक्का मिलेगा होमवर्क। ठीक है, इतना करिएगा। अभी जो एग्जिस्टिंग क्लासेस चल रही हैं हमारी